मेरी यह कहानी थोड़ी लंबी हो गई है, फिर भी सुनने की कृपा कीजिएगा। मेरी कहानी का शीर्षक है सद्गति। आइए अब आपको कहानी सुनाता हूँ। पूर्णिया का मौसम सदाबहार मौसम, वायु प्रदूषण भी विस्फोटक नहीं। मैं सिर झुकाए चला जा रहा था, सोचने में इतना खोया हुआ था कि ठीक सामने आकर बाइक रुकी। मैं हड़बड़ा गया, संभल कर सामने देखा तो छोटू था। उसने पूछा, इतनी धूप में पैदल ही कहाँ जा रहे हैं? हृदय की तेज धड़कन को संयत करते हुए मैं उत्तर दिया, आकाशवाणी रोड। टोटो ले लेते, मात्र 10 रुपये ही तो लेता। वो ऐसा है छोटू कि पैदल चलो तो शरीर का जंक भी छूटा और 10 रुपये भी बचे। छोटू बोला, आइए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, रहने दो, मैंने कहा। आइए न सर, उसने आग्रह किया। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे भैया बैठिए ना बाइक पर, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं थोड़ा रुककर बोला, इसमें बुराई ही बुराई है। भक्त सर, आप भी खूब हैं, उसने हंसते हुए उत्तर दिया। मैं थोड़ा और गंभीर हो कहा, खूब मैं नहीं, खूब तुम हो। मैं कैसे सर? उसकी हंसी में भी गंभीरता आई। वो ऐसे कि छोटू 6 दिन हो गए रोज़ सुबह सुबह तुम्हारे यहाँ जाता हूँ और तुम आजकल कर रहे हो। दे दूंगा न सर, 2600 रुपये ही तो बचे हैं। 2600 ही नहीं, तुम लाख सवा लाख की बाइक रखे हो, उसमें पेट्रोल भराते हो, खर्च करते हो। यह सब तुमसे हो पा रहा है और मेरा कर्ज सिर पर रखे हो। सर 10,000 लिया था ना, और सब दे दिया, बस 2600 ही तो बचे हैं। तुम ही सोचो, 5 दिन के करार पर लिए थे, फरवरी में ही लिए थे और अभी मई बीत रहा है। दे देंगे सर, थोड़ी मजबूरी आ गई। मजबूरी क्या, 9 साढ़े 9 बजे बिस्तर छोड़ते हो, 10 बजे काम पर जाते हो, हर 2-3 महीने पर हैट सूट बूट खरीदते हो। क्या यह तुम्हारी मजबूरी की निशानी है क्या? सर 2-2.5 हजार रुपये ही बचे हैं और उसके लिए आप मुझे उटकने लगे। उटकने नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम चिकन चाउमीन, चिकन चिल्ली, चिकन रोल खाते हो और मुझे अंगूठा दिखा रहे हो। सोचो, मैं कोई गलत कर रहा हूँ? अच्छा छोड़िए सर, दे दूंगा। पहले यह बताइए कि आपने कहा बाइक में बुराई ही बुराई है। छुटकारा पाने के लिए उसने विषय को बदल दिया। बाइक वो कैसे? बाइक में डेली तेल डलवाते हो, पेट्रोल भराते हो और मेरा कर्ज चुका नहीं पा रहे। यह एक, और दूसरा कि इस बाइक से वातावरण प्रदूषित होता है। इसमें तो 100 रुपये का ही तेल भरवाता हूँ और इससे समय का भी तो बचत होता है सर। यदि 26 बार ही तुम तेल भरवाना छोड़ सको तो मेरा कर्ज चुक जाएगा ना। समय बचाकर तुम कोई पहाड़ नहीं, बिस्तर तोड़ते हो। तो अब तेल नहीं भराऊंगा तो ऑफिस कैसे जाऊंगा सर? पैदल या साइकिल से? मुझसे जूनियर स्टाफ मुझे क्या कहेंगे? यदि कर्ज वाली बात तुम्हारी जूनियर स्टाफ जान जाए तो क्या कहेंगे? तुम्हारी सूट बूट टाई के क्रीच का क्या होगा? उसने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, इतनी कड़ी धूप में मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा सर। सोचो छोटू, 22-25 की उम्र में ही तुम गर्मी, धूप, सर्दी, बरसात आदि के मौसम से हिम्मत हार बैठे हो और मैं 67 वर्ष का हूँ और इस उम्र में भी इससे टकराने की हिम्मत रखता हूँ। जानते हो क्यों? वह कुछ पूछा नहीं, लेकिन उसकी आंखें प्रश्न कर रही थी।
वह इसलिए क्योंकि जब तक स्वेद नहीं तब तक स्वाद नहीं। क्या मतलब सर? स्वेद का मतलब पसीना होता है। एक वैद्य साहब ने मुझे कहा बताया था कि पसीना जितना बहाओगे जीवन में उतनी स्वाद पाओगे। खाने में सर, खाने में, देखने में, सूंघने में, सुनने में और यहाँ तक कि भोग विलास में भी वह उतना ही स्वाद देगा। भग सर, आप भी क्या क्या बकने लगे, क्या क्या बकने लगे। नहीं, भक नहीं। अक्सर गांव में रहने वाले लोगों को जो पसीना बहाते हैं उसको चूड़ा गुड़ में ही जो स्वाद मिलता है वह यहाँ के राइस ब्रेड और चिकन मटन वाले को कहाँ नसीब है। यह भला कोई कैसे कह सकता है? छोटू ने प्रश्न किया। यह मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसी में बैठकर काम करता था और सामिश था तो ऐसा बीमार पड़ा कि सोना मोती से बने भस्म की दवाई सेवन करना पड़ा। और अब मैं निरामिष हूँ, प्याज लहसुन तेल मसाले से कहीं कोई वास्ता नहीं है, भोजन करता हूँ। तो अब मुझे खाने में वह रस मिलता है, स्वास्थ्य में वह आनंद मिल रहा है जो पहले के भोजन में कभी नहीं पाता था। आप प्याज लहसुन भी नहीं खाते सर? तुम तो जानते हो मैं अकेला हूँ, इसलिए चावल दाल सब्जी एक ही में डालकर खिचड़ी बनाता हूँ और उसे खाता हूँ। तुम देखो, इस उम्र में भी दम्मा का रोगी होते हुए भी पैदल चल रहा हूँ, जबकि दम्मा के रोग में धूप धूल धुआं इससे सदा बचने की सलाह दी जाती है। छोटू ध्यानस्थ हो टुक टुक मेरा मुंह देख रहा था। सुनो, मैं एक बार इलाज के सिलसिले में एम्स गया हुआ था। देश की राजधानी का यह हाल कि तड़के सुबह लोग हैट बूट चढ़ाए पार्क की ओर भागे जा रहे हैं और 5-6 बजे के बाद तो सड़क पर गाड़ियों का रेलम लिया और लोगों में जैसे ठेलम ठेला। क्यों सर? पार्क की ओर क्यों? क्योंकि वे पार्क में शुद्ध स्वच्छ वायु का सांस ले सकें, इसलिए पार्क की ओर जाते थे। और पार्क का क्या हाल कि पत्तियों के बिना ठिठुरे जा रहे पौधे पर कर्मचारी जल का फव्वारा दे रहे हैं, उसे बचाने की चेष्टा कर रहे हैं, जैसे दम तोड़ रहे रोगी को कुरामीन। सोचो, दिल्ली में प्रदूषण का यह हाल है कि सरकार को अदालत ने इसके लिए तलब किया है। सर कुछ और बताइए। उसने बाइक के चालू इंजन की चाबी घुमाकर बंद किया। हाँ, अब हुए ना तुम असली श्रोता, मैंने कहा। क्यों सर? पहले मैं आपकी बातें नहीं सुन रहा था क्या? सुन तो रहे थे, लेकिन आधा छिया, ध्यान कहीं और भी था तुम्हारा शायद। एकदम ठीक बोल रहे हैं सर, ध्यान ऑफिस पर लगी हुई थी। तो अभी ऑफिस जाओ, फिर किसी दिन बताऊंगा कि स्वर्ग नर्क यही है और वह गांव और शहर है। नहीं सर, मुझे सुनना है। अरे तुम प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, बॉस नाराज़ हो जाएंगे तो कुछ अनहोनी भी हो सकती है। नहीं सर, आज मैं सुनूंगा ही। धूप में खड़ा खड़ा सुनोगे? और किसी दिन सुनाऊंगा। आइए ना सर, पंचमुखी मंदिर में बैठते हैं, वहाँ पंखा भी लगा है। मैं उसके जिद्दी स्वभाव से परिचित था और रुपये देकर फंसा हुआ भी। हम लोग बरामदे पर बैठे बातें कर रहे थे कि बिजली चली गई। छोटू ने कहा, लाइन चली गई सर। यही फ़र्क है गांव और शहर में। खासकर घने शहरों में यदि बिजली चली गई तो जीना हराम, और गांव में ऐसा होने पर खुली हवा में आ जाओ, पेड़ के नीचे बैठ रहो, आनंद ही आनंद। यहाँ मात्र टाई ढीला करके अपने अंदर ठंडक को महसूस करते हो। वहाँ कमीज खोलकर हवा के खुले में बैठने में कोई शर्म नहीं। शहर में छोटू फिर बोला,
शहर में अक्सर लोग फ्रिज रखते हैं, उसमें फल सब्जी इत्यादि कई दिनों तक ताज़ा रहता है। उसने शहर की तरफदारी की। आजकल लोग गांव में भी फ्रिज रखने लगे हैं, मैंने कहा, लेकिन गांव में की अधिक जनसंख्या फ्रिज नहीं रख पाते हैं, इसलिए गणना अधिकांश पर ही होनी चाहिए। उसने कहा, हाँ सच, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक प्रयोग तुम्हें करने कहता हूँ। आजकल तो इसका प्रचलन काफ़ी कम गया है, लेकिन हम लोगों के बाप दादा के ज़माने में यह खूब किया जाता था। क्या सर? तुम 5-10 टीन बालू को खुले आसमान के नीचे रख दो और उसमें ताज़ा फल सब्जी घुसा कर रख दो। 5 दिन बाद भी निकालो तो तुमको वह बिल्कुल ताज़ा मिलेगा। और इसकी आवश्यकता गांव में इसलिए भी नहीं मिल पड़ती क्योंकि वहाँ तो समस्या का समाधान यह है कि खेत और बागान से तोड़ो लाओ और रसोई में पकाओ खाओ। यहाँ की तरह नहीं कि सब्जी को हरे रंग में भिगोकर हरा दिखाकर अपने को भी ठगो और ग्राहकों को भी ठगो, ऐसी बात नहीं। बालू के अंदर रखने से फल सब्जी ताज़ा रह जाता है सर? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ जी, करके तो देखो। फ्रिज में तो 10-20 हज़ार की पूंजी भी फंसती है और बिजली का बिल अलग से खर्च। और यह जो है, तुम एक ढेर बालू लगा दो और उसमें जहाँ तक घुसा सके अंदर घुसा करके फल सब्जी को रखो, देखो 5-7 दिन बाद 10 दिन बाद भी निकालोगे तो वह बिल्कुल ताज़ा मिलेगा। आपके नज़रिए से गांव स्वर्ग और शहर नर्क है, तो क्यों लोग शहर में बसने के लिए मारामारी कर रहे हैं सर? क्योंकि वे दिखावा कर औरों को धोखा देना चाहते हैं, यही कारण है। ऐसा है क्या सर? हाँ बिल्कुल। हाँ रे भाई, ऊपर से ये शहर की ओर भागने वाले लोग ऊपर से लगे फीट फाट, नीचे मुकामा खाट। छोटू थोड़ा हंसते हुए बोला, क्या कह रहे हैं सर? सच मानो बेटा, शहर में प्रदूषण ही प्रदूषण है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सांस्कारिक प्रदूषण, व्यावहारिक प्रदूषण और न जाने क्या क्या प्रदूषण है। इसके अलावे भी एक खास बात मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, वह यह है कि बाल बच्चों को आगे बढ़ाने की होड़ में लोग छलावे की शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं। फलस्वरूप संतान डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर तो बन जाते हैं, पर वह पुत्र वधू, पुत्री या दामाद नहीं बन पाते। इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब यह कि बूढ़े माँ बाप को कार का डनलप और दाई नर्स के हाथ का दवाई और भोजन तो प्राप्त हो जाता, मिल जाता है, लेकिन कांख में कंधा और बेटा बेटी के हाथ का निवाला उसे नसीब नहीं होता। छोड़ो इन सब बातों को, तुम ऑफिस जाओ। नहीं सर, अधिक से अधिक वे मेरा एक दिन का पगार ही काटेंगे, लेकिन मैं आज सुनूंगा ही कि गांव शहर, ये जो आप गांव शहर की बात बता रहे हैं। मैंने मन ही मन निश्चय किया, कम से कम आर्यावर्त के एक भी मनुष्य को भारतीयता की यथार्थ ह्रास के चलन से भिज्ञ करा पाऊँ तो यह मेरा अहोभाग्य होगा। छोटू बोला, क्या सोचने लगे सर? कुछ और नहीं, बस यही कि जो विषय लेकर हम चल बैठे हुए हैं, जिस पर बातें कर रहे हैं, उसके अंत होने में बहुत समय लग सकता है। तो क्या हुआ सर, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। बच्चों को तो आप रोज़ रोज़ पढ़ाते ही हैं, एक दिन मुझे भी समय देकर ज्ञान देने में लगा दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। तो सुनो, मैं संक्षेप में बयां करने की कोशिश करता हूँ और तुम ह कहते हलंत तक समझने का प्रयास करना। छोटू और संभल कर बैठ गया और इतना एकाग्र हो गया कि बिजली के आने से घटा
की ध्वनि के साथ पंखा चलना शुरू हुआ, पर उसका ध्यान उस ओर नहीं गया। मैं पुनः बोलना प्रारंभ किया। शहर के लोग फल फूल पौधे गमला में लगाकर अपनी छोटी सी क्यारी में सजाकर गर्म महसूस करते हैं, और गांव में जाओ तो मीलों तक सूरजमुखी की खेती, फूल ही फूल। दिसंबर माघ के महीने में जाओ तो पीले पीले फूलों का चादर सा बिछा तुम्हें नजर आएगा। गोभी के खेत को देखो तो क्रीम कलर की पगड़ी बांधे पौधे फले, और पौधों में फले लाल लाल हरे हरे टमाटर की बराबरी क्या दिवाली के जलते हुए बल्ब भी कभी कर सकते हैं क्या? मिर्च के पौधों में लाल लाल लटक जाने वाला मिर्च शादी ब्याह के अवसर पर लगाई गई झालर की लड़ियों को मात नहीं दे रहा। जरा सोच कर देखो, दूर तक नज़र डालो, रंग बिरंगी खेतों में किसान मजदूर अपने दामन में अन्न फल सब्जी समेटने का आनंद पाते हैं, और वह यहाँ के पंडाल और छपाते हैं। पर यहाँ के पंडाल रूपी कायनात के जेल में कैद हो वफ सिस्टम के कैदी की तरह हाथ में थाली ले मांग कर भोजन में कोई वह आनंद मिलने वाला है क्या? और जहाँ गेंदा गुलाब जूही चमेली की खेती होती है, वहाँ का क्या कहना। चाय बागान जाओ तो देखो, चाय की पत्ती तोड़ती कांची स्वर्ग की अप्सरा से क्या कम लगती है। देश की राजधानी का हाल मैंने तुम्हें बताया ही, अब जरा राज्य की राजधानी पटना चलो। हो सके तो बरसात के मौसम में जाकर देखो, नर्क की बात बतानी नहीं पड़ेगी। तुम सड़क पर जिस पानी में चल रहे हो वह नाले का पानी है या कुछ और का, यह निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा। कचरा और सड़क एक, कहीं जोरदार बारिश हुई तो नाला और सड़क में विभेद करना मुश्किल हो जाएगा। लोग तो कार पर सवार हो, मोजा पर बूट में पॉलिश, और आम लोग जिसकी समाज की व्यवस्था में खास भागीदारी है, उसका जूता चप्पल अपने हाथ। यह इंसाफ है? यह शहर का खास भागीदार कौन है सर, जरा बताइए तो। सरकार को सबसे बड़ा राजस्व जमीन की टैक्स से आता है, और जमीन और उसमें किसानी करने वाले अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है, और समाज को सुव्यवस्थित रखने वाले तथा उसकी सतत उन्नति के लिए जिन व्यक्तियों पर दायित्व दिया जाता है, उसका पगार, उसका मासिक इनकम, मासिक आमदनी, कलेक्टर से चपरासी तक, विधि निर्माता से लेकर सफाई कर्मचारी तक को इन्हीं राजस्व से मुहैया हो पाता है। उनका समय, श्रम, यहाँ तक कह सकते हो कि ऊर्जा इस नगरीकरण की होड़ में लगे दुष्परिणाम से मुक्ति में लग जाते हैं। जो विकास में लगना चाहिए वह विकास को रोकने वाले यानी को सही रास्ते पर लाने में लग जाती है। बरसात ही नहीं। हाँ सर, बरसात में तो शहर का हाल सही में नर्क जैसा हो जाता है। बरसात ही नहीं, हर मौसम में महसूस करने की आवश्यकता है। ब्रह्म बेला में उठो तो मोटर गाड़ी का भर भर पों पों की आवाज़ से जैसे तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे, और गांव में प्रत्यूष बेला में चिड़ियों का कलरव और चहचहाट का मधुर श्रवण। बरसात के समय गांव में जाओ तो झूमते लहराते नाचते फसल और मुस्कुराते खिलखिलाते वन उपवन पेड़ पौधे फल फूल स्वर्ग नहीं तो और क्या है।
अच्छा सर, एक बात पूछूं? पूछो। हम जैसे युवा वर्ग तो अक्सर शहर की ओर आकर्षित होते हैं, यहाँ के चलन, स्मार्टनेस को लेकर और कुछ रोजगार की विशेष सुविधा को लेकर कि शहर में पढ़ने लिखने की सुविधा है। तो सुनो, मैं थोड़ा जोर देते हुए कहा, बाहर की जो शहर की जो देन है, तुम जैसे उम्र के लोगों को चाहत का मूल आधार होता है शादी, रोजगार और मस्ती लेने में सफलता। हाँ ठीक कहे सर। तो शादी की बात लो, शहर की देन जो है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आज से बहुत पहले वर पक्ष यह चाहता था कि सुघड़, सुशील, संस्कारी और सुंदर वधू मिल जाए। उसके बाद की मनोदशा यह हुई कि इसके साथ साथ दहेज में घड़ी साइकिल मिल जाए। इसके बाद घड़ी साइकिल की जगह बाइक ने और मोबाइल ने ले ली, फिर 4 व्हीलर और गोदरेज वगैरह ने ले लिया, और उसके साथ कैश भी होना चाहिए, दहेज। लेकिन आज जो है वह वर पक्ष यह चाहता है कि दहेज में कुछ मिले ना मिले, पर वधू, लेकिन वधू हॉट वचन, हॉट चलन, हॉट व्यवहार और बॉयफ्रेंड से मुक्त मिले। जी सर, समझ गया। बहुत बड़ी बात है कहे हैं आप। क्या करोगे बेटा, दीपक के पेंदी तले ही अंधेरा। अच्छा सर, हम लोग जो फास्ट फूड खाते हैं वह नहीं खाना चाहिए क्या? तो सुनो, हम लोगों की माँ कहती थी कि खाना को धीरे धीरे पूर्ण रूप से चबा कर खाओ, और अब तो फूड के साथ फास्ट लग गया, और जब भी फूड के साथ फास्ट लगा तभी समझो सभी कुछ लॉस्ट होना है। ऐसा सर? उसने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल ऐसा। मुझे एक बार सैनिक छावनी की कैंटीन में जाने का मौका मिला था। जैसे ही उसमें प्रवेश किया तो एक फ्रेम में सजा कर लिखा हुआ था, वह लिखा हुआ था, ईट लेस, ड्रिंक मोर, एवॉइड फास्ट फूड। छोटू आश्चर्य, ऐसा क्या सर? और एक बात सुनो, जैसे आज का दूल्हा चाहता है कि दुल्हन बॉयफ्रेंड से मुक्त मिले, वैसे ही दुल्हन का सबसे मूल चाहत क्या होती है जानते हो क्या सर? सुंदरता तो दूर जाए, बिल्कुल मेरा वर तंदुरुस्त और ऊर्जावान मिले। अच्छा सर, मैं तो तंदुरुस्त हूँ ना, उसने हंसते हुए मुझसे पूछा। तंदुरुस्त का मतलब हो समझते हो? हाँ सर, उसने तपाक से जवाब दिया। नहीं, तुम नहीं समझते हो। इस शरीर से जो बिल्कुल दुरुस्त हो उसे ही तंदुरुस्त कह सकते हो, और तुम तो इसी उम्र में कहते हो कि धूप में पैदल नहीं चल पाऊँगा, सर्दी में रजाई से बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। हाँ सर, सो तो है। वह मुस्कुराहट, उसकी मुस्कुराहट थोड़ा शर्म ने ले ली। तब जब धूप के साथ कड़ी और ठंड के साथ कड़क लग जाए तो मन ही हार गया। वह चुपचाप मेरी ओर देख रहा था। मैं आगे बोलना प्रारंभ किया। भैया, तन से मन का अनुराश्रय संबंध है। जब तन दुरुस्त तो मन दुरुस्त, और जब मन दुरुस्त, जब मन में विकार आ गया तो तन बीमार हो ही जाएगा। मन से तन कैसे बीमार हो जाएगा सर? सुनो, तुम तो लाइन बाजार की रेलम लेला देखवे किए हो, कि देख ही रहे हो कि डॉक्टर अनसंभार डॉक्टर है, और भीड़ मरीजों की लगी हुई होती है, और ये सब
डॉक्टर क्या करते हैं, प्रत्येक डॉक्टर के पास जाओ तो वो पट से सबसे पहले जांच के लिए पैथोलॉजी भेज देते हैं। पैथोलॉजी में जांच की क्या क्या चीज़ की कमी है, क्या बीमारी है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे शास्त्र में, आयुर्वेद में कि जन्मदाता ने पैथोलॉजी का जड़ ही दुनिया को सबसे बहुत पहले दे दिया था। मैं समझा नहीं सर। जितनी भी बीमारियाँ होती है उसका 3 ही मुख्य कारण है। वह क्या? जब शरीर में कफ, वात, पित्त तीनों में से किसी के अनुपातिक संतुलन बिगड़ जाता है तो रोग जन्म लेता है। और इसका मन के साथ बड़ा गहरा संबंध है। मन के साथ गहरा संबंध कैसे है सर? इस प्रकार कि कामी को कफ रोग, क्रोधी को वात रोग और लोभी को पित्त रोग। और सुनो, हमारे महान दार्शनिक, या यूँ कहो कि दुनिया का सबसे अव्वल दार्शनिक गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साफ लिख दिया है, मोह सकल व्याधि के मूला। मोह जो है सभी रोगों का जड़ है। यानी जिस प्रकार तुझे इस बाइक से मोह हो गया है, वह भी एक दिन व्याधि का कारण पड़ेगा। वह कैसे सर? वह ऐसे कि अपने शरीर को तुम रगड़ रगड़ कर धो या न धो, लेकिन बाइक को तुम रोज़ रगड़ रगड़ कर धोते हो। शरीर को तेल साबुन दो या न दो, लेकिन इस बाइक को वैक्स पोल और न जाने क्या क्या लगाते हो। यह भी व्याधि का कारण बनेगा। जी सर। उसने थोड़ी दूर रुक कर धीरे से कहा, सर मुझे चिकन चिल्ली बहुत पसंद है, लेकिन अब से नहीं खाऊंगा। तो सुनो, गांव व शहर की देन, गांव और शहर की देन। गांव के मक्के की रोटी और सरसों दी साग खाकर देखो रे बेटा, निश्चय इसका सतत ही लाभ। शहर ने दिया चिकन चिल्ली, कर देगा जीवन ही खराब। सदा पेट में पित्त बनेगा, हो जाएगा वायु विकार। थोड़ी देर चुप रहने के बाद छोटू बोला, कल से पेट्रोल का खर्च बचाऊंगा। अब मैं चलता हूँ सर, कल से पेट्रोल नहीं भराऊंगा। ठीक है, ठीक है। एक बात और सुनो छोटू, याद रखना सदा, मैं अपने जीवन में अपने कार्य और दायित्व के लिए मैं कभी कोताही नहीं की है। तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ, ऐसा ही करना। वाह, वह चला गया। मैं भी अपनी राह ले लिया। 12 दिन बाद वह मेरे घर आया और मुझे रुपये देने लगा। मैं आश्चर्य से पूछा, इतनी जल्दी रुपया ले आए? और अभी तो 12 बज रहे हैं, तुम ऑफिस नहीं गए क्या? उसने रुक रुक कर कहा, काम मेरा छूट गया सर। बॉस ने किसी दूसरे को रख लिया। उसके जवाब में कोई अफसोस नहीं था। मैं आश्चर्य से पूछा, तुम्हें इसका कोई अफसोस नहीं? नहीं सर। उसके जवाब में हिमालय सी दृढ़ता थी। फिर पेट भात कैसे चलेगा छोटू? तुम्हारी बहन की भी पढ़ाई है और इस शहर में रहने का खर्च कैसे मैनेज होगा? अभी जवान हूँ सर, हट्टा खट्टा हूँ, कुछ भी कर लूँगा। आत्मविश्वास से भरा हुआ जवाब उसका। ये रुपये तुम्हारे पगार के हैं क्या? नहीं। तो? मैंने बाइक बेच दी। बाइक बेच दिया? मैं आश्चर्य से पूछा। हाँ सर। वह बाइक स्वास्थ्य और पर्यावरण का दुश्मन था। यह सुन मेरा मन दुखी था या खुश, यह मैं नहीं समझ पा रहा था, पर हृदय में एक टीस सी थी। मैं धीरे से पूछा, तो अब क्या करने को सोचा है? 27,000 बच्चे हैं, उसी से व्यवसाय करूँगा।
मैंने कहा यहाँ तो छोटा भी व्यापार करने के लिए कम से कम लाख रुपये चाहिए, 27,000 में क्या होगा छोटू। सर मैं जहाँ रहता हूँ वहीं मकान मालिक से बात किया है, वे दरवाजे पर एक सब्जी की दुकान खोल देने के लिए मुझे हामी भर दिया है। मैं वहीं सब्जी का दुकान करूँगा। मोहल्ले में सब्जी की दुकान चलेगी क्या? मेरा सोच कह रहा है सर, चलेगा और बढ़ेगा भी। क्या सोचा है तुमने? पहले रुपये लीजिए ना सर। मेरा हाथ यंत्रवत आगे बढ़ गया। क्यों बढ़ गया यह मैं नहीं कह सकता। जब मैं रुपये ले लिया तो वह बोला, मेरा गांव यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ के लोग अक्सर सब्जी की खेती करते हैं। प्रतिदिन प्रत्यूष बेला में वे खेत से सब्जी निकाल कर मंडी ले जाते हैं और वहीं आढ़त वाले को देते हैं। आढ़त वाला अपना मुनाफा रखकर वह यहाँ बाजार के फुटकर व्यापारियों को देता है। वही सब्जी छोटे छोटे कम तादाद में लेकर व्यापारी अपने यहाँ लाता है और उस पर मुनाफा रख कर उसे बेचता है। यानी एक ही सब्जी पर 2 तरह का मुनाफा बढ़ गया। एक तो आढ़त वाला अपना मुनाफा लिया, दूसरा यहाँ का सब्जी विक्रेता उसने मुनाफा लिया। तब हमारे मोहल्ले वाले को सब्जी मिलती है। मैं ऐसा नहीं करूँगा। और आपने बताया था कि बासी सब्जी को ये फुटकर विक्रेता हरे रंग से कर हरे रंग का ताजा बता लोगों को ठगते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी है। उस पर सुबह गांव जाऊंगा, वहां से ताज़ा सब्जी लाऊंगा और कम से कम एक ही मुनाफे पर सब्जी हमारे ग्राहक को प्राप्त होगा। तो अवश्य वो मेरी दुकान से सब्जी लेंगे और मेरी दुकान चलेगी। मेरे मुंह से ठीक है तो निकला, लेकिन आवाज़ जैसे रुलाई को छूकर निकली हो। प्रातः भ्रमण के लिए निकलता तो था मैं प्रतिदिन, पर उस मोहल्ले की ओर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। मन में उसके परिवर्तन की खुशी तो थी, पर दुख की लता खुशी रूपी वृक्ष के ऊपर आच्छादित थी। धीरे धीरे दुख की सोच धूमिल हो रही थी। मुझे संदेह होने लगा था कि जो आदमी 9-10 बजे तक सोता है, वह आदमी वैसा कर सकता है कि उतनी सुबह जाकर सब्जी ला सकता है। ऐसा संभव है क्या? फिर मन में आया कि जो व्यक्ति अपने बाई को कलीजे की टुकड़ी की तरह चाहता था, मानता था, प्यार करता था, वह एक झटके में उसे बेच दिया। हो भी सकता है। मन नहीं माना। लगभग 5 बजने को होंगे, 4:30-5 बजने को होंगे। मेरा कदम उसके निवास की ओर बढ़ गया। मुझे दूर से ही नजर आया 2-3 चौकी जोट स्थान बनाया हुआ, ऊपर प्लास्टिक का छप्पर डाला हुआ, नीचे प्लास्टिक बिछी हुई, उस पर बचे सब्जियों की कुड़ी लगाया गया था। एक लड़की दुकान के आसपास झाड़ू लगा रही थी कि सड़क की दूसरी ओर से पुकार आई, रोमा। मेरी दृष्टि उस ओर खिंच गई। मैंने देखा साइकिल पर ज़रूरत से ज़्यादा बोरी और झोली लदा है। एक हाथ से झोली और हैंडल को संभाले, दूसरे हाथ से कैरियर पर लदे बोरी को थामे, मुश्किल से बैलेंस को बनाते छोटू पैदल ही साइकिल को धकेलते आ रहा था।
सब्जी लाने में सामर्थ्य की चरम सीमा की उपयोग किया गया था। वह मुझे नहीं देख पाया था क्योंकि उसका ध्यान बैलेंस को बनाए रखने और अपने दुकान की ओर लगी हुई थी। लड़की दौड़कर उसके पास गई और उससे सहयोग करने लगी। मुझसे देखा न गया। मैं उल्टे कदम अपने घर की ओर चला आया। मैं जिधर भी जाता, जो भी करता, किंतु मन में वही दृश्य घूमता। क्षमता से ज़्यादा लोड, बैलेंस पर काबू पाने का अथक प्रयास छोटू का। मेरा मन कुछ बेचैनी सा महसूस कर रहा था। वह भी 4:30-5 बजे सुबह। एक दिन सड़क पर जा रहा था। रोड पर गाड़ी और टेम्पू चले जा रहे थे। बगल से फटफट करते हुए तुरक्का गुजरने लगा। मैं हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए पूछा, यह माल ढोने वाली गाड़ी कहाँ मिलती है भाई? इसका नाम क्या है? इसका नाम तुरक्का है। यह भागलपुर में बनती है और वहीं मिलेगी। यह तो कोई कंपनी की नहीं लगती। नहीं भैया, ये मिस्त्री लोग मोटरसाइकिल के सेकेंड हैंड और पंप सेट के सेकेंड हैंड इंजन को चेसिस पर बनाकर सेट कर बनाते हैं और चलाते हैं। उसी को हम लोग खरीद कर लाते हैं। कितना वजन तर इस पर ढोया जा सकता है? मैंने पूछा। यही करीब 4-5-6-7 टन। मुझे पता दीजिए तो, मुझे भी एक तुरक्का लेना है। वह थोड़ा गंभीर हो बोला, सर मैं यह तुरक्का बेचूंगा। आप लीजिएगा तो ले लीजिए। क्या इसमें कोई खराबी आ गई है? मैंने पूछा। नहीं भैया, मुझे पत्नी का इलाज कराना है, इसलिए मैं अभी इसे बेचना चाहता हूँ। अभी बैना कर दिए, 2-3 दिन चला कर देख लीजिए, फिर चुकता कीजिएगा। बात तय हुई। उसी तुरक्के पर मैं बैठा और उसे रास्ता बताते गया और हम छोटू की दुकान पर गए। मन इतना खुश था कि फूले न समा रहा था। छोटू दुकान पर बैठा सब्जी बेच रहा था। रोमा उसको सहयोग कर रही थी। कई ग्राहक सब्जी के लिए खड़े थे। मुझे देख छोटू रोमा को ग्राहक संभालने का निर्देश दे हमारे पास आ गया। मैं गर्व भरे स्वर में उसे कहा, छोटू मैंने ये तुरक्का खरीद दी है। उसने मध्यम हंसते हुए मुझसे पूछा, आप इस तुरक्के का क्या कीजिएगा सर? मैं नहीं, तुम इस पर सब्जी लाओगे गांव से। मैं? हाँ तुम। 23,000 में लिया है। 23,000 में लिया है। जब तुम्हें रुपये आ जाएंगे, व्यापार में बचेगा, तब तुम मुझे इसे चुकता कर देना। कोई हड़बड़ी नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, धीरे धीरे देते रहना। उसने तुरक्के के चालक से कहा, भैया सबसे पहले अपने गाड़ी को बंद कीजिए। चालक ने वैसा ही किया। छोटू गंभीर हो बोला, तुरक्के का उपयोग मैं नहीं कर सकता सर। क्यों? क्या हुआ? मेरा उत्साह चोटी से पेंदी में आ गया। देख लिए न सर, यह धुआं, अभी इस जगह धुआं से भर दिया। यह तुरक्का कितना धुआं छोड़ता है। अक्सर तुरक्का सेकेंड हैंड इंजन से मिस्त्री बनाते हैं। मैं इतना प्रदूषण अपने इस पालन पोषण करने वाले परिवेश को कभी नहीं दे सकता। मैं सकते में आ गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहूँ। छोटू से तुरक्का लेने का अनुरोध करूं या अपने आप को संतोष जताऊं कि उसे जो मैंने कहा था कि पूर्णिया का मौसम सदाबहार मौसम
उसने उसका पालन किया। मैंने तुरक्का वाले को विदा किया और घर की ओर चल दिया। अब पटकथा परिवर्तन है दूसरा, सुनिए। मैं एक दिन रात को छोटू से जाकर कहा, मेरा एक आदेश मानोगे? हाँ सर, नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। कल मैं तुम्हें 10 बजे लेने आऊँगा। तुम्हें 1.5-2 घंटे के लिए मेरे साथ चलना होगा। कहाँ सर? मुझ पर भरोसा है ना? हाँ सर, पूरा। कहाँ चलना है अभी नहीं बताऊँगा। तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है? वह मेरे पास फाइल में रखा है, छोटू ने जवाब दिया। उसे भी साथ ले लेना। कहाँ चलना है ज़रा बता देते तो मन की खुदबुदी मिट जाती, छोटू ने कहा। शायद मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं, मैं हंसते हुए बोला। भरोसा मुझे 100% है कि यदि आप आग में भी कूदने कहेंगे तो वह मेरे कल्याण के लिए ही होगा। उसके चेहरे पर पाषाण सी दृढ़ता थी। मैं वहाँ से चला आया। दूसरे दिन छोटू को लेकर अदालत परिसर गया। वहाँ जिस वकील को काम को मैं पहले से नियुक्त कर रखा था उसके सामने ले गया। मैंने अधिवक्ता साहब से बोला, इसी लड़के का नाम छोटू है। वकील साहब ने उसकी ओर मुखातिब हो पूछा, आपको राजकुमार जी दत्तक पुत्र बनाना चाहते हैं, अपना पुत्र पुष्पूत बनाना चाहते हैं, कोई एतराज़ तो नहीं है आपको? छोटू गंभीर हो सोचने लगा। जब कुछ देर वह यूं ही गुमसुम रहा तो नकारात्मक जवाब के भय से मैं घबरा कर बोला, देखो छोटू, मेरे पास शहर में 1.5 कट्ठा ज़मीन है, बैंक में लगभग 2.5 लाख रुपये भी। मेरी पत्नी जब मरी थी मुझे कोई संतान देकर नहीं गई। थोड़ा रुक कर पुनः कहा, यदि मेरा बुढ़ापा तुम्हारे ऊपर भार हो जाए तो मैं वृद्धाश्रम चला जाऊंगा। कभी कभी देखने आ जाना, बस आग देकर मेरा श्राद्ध कर्म पूरी मनोदशा से कर देना। मेरे हृदय का ज्वार भाटा मुझे सद्गति मिल जाएगी। मेरे हृदय का ज्वार भाटा उद्वेलित था, मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। ज्वार भाटा का जल आँख से छलक पड़ी थी। मुश्किल से कह पाया, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे सद्गति मिल जाएगी छोटू, मुझे बेटा नहीं है। छोटू मेरे गले से लिपट गया था। दोनों की आंखें गंगा जमुना बनी हुई थी और बही जा रही थी। इति यही कहानी समाप्त होता है।